देखिए मुझे माला आपकी लेकिन आप ये सोचिए कि बहुत दिनों से हम लोग यही तो कर रहे हैं, माला लगाते हैं, झंडा उठाते हैं, नारे लगाते हैं, इसके अलावा कुछ करते थोड़ा ही है और सत्ता से बाहर खड़े रहते हैं। अब काम किनका होता, काम उनका होता है जो सत्ता में बैठते हैं, जो अंदर चेयर में बैठते हैं ना विधानसभा में, वो पूरा काम कराते हैं। जो लोग सड़क के बाहर खड़े तो किसी का भला नहीं कर सकते, समझ गए भैया? बैठ जाएंगे, आप ही लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, बैठ जाओ बस। अब आप लोग भी है, मदद कराओ, ठीक है ना? तो ये अबरार भाई बहुत जिम्मेदार साथी गए थे शादी का इन्विटेशन देने के लिए, और मुझे आना भी था। जब मुझे कोई बुलाता है तो मैं निराश नहीं करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि समय कमी कारण नहीं आ पाता हूँ। आज भी समय कमी है क्योंकि मुझे एक और जगह पर जाना है, फिर वापस लौटना है, कुछ लोगों से मिलना है। लेकिन जब मुझे पता लगा, मैं तो आया तो शादी में था, मुझे तो नहीं पता था कि हमारे इतने सारे कार्यकर्ता वहां इकट्ठा हुए हैं। मुझे पता होता तो फिर मैं उसी हिसाब से समय लेके आता कि जो 1-2 घंटा आप लोगों के बीच रहता, आपसे हाथ मिलाता, आपकी बातें सुनता, जो आपके मन में चल रहा है, जो समस्या फील्ड में आ रही है वो जानता। लेकिन ये तो शादी के माहौल में मैं आया था, मुझे जानकारी नहीं थी कि हम अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो जाएगी आज। तो किसी भी पार्टी और संगठन की जो लीड होती है ना, वो कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता ही नेता होते हैं। तो जो व्यक्ति किसी भी, जैसे कोई छोटा सा पौधा लगाता है, उसको सींचा जाता है। उसको सींचने के लिए जैसे आप उसकी रख रखाव करेंगे, अगर अच्छा उसमें आप खाद पानी देंगे, समय पे पानी देंगे, समय पे खाद देंगे, समय पे नलाई करेंगे, सही समय पे काट छाट करेंगे, तो वो पौधा कैसा होगा, आने वाले समय में वो वृक्ष बन जाएगा, फल भी देगा और छांव भी देगा। अगर आप उससे पौधा आपने लगा दिया और बेरुखी कर लिया, यानी कि जुड़ा तो छोड़ दिया, उसका समय पे नलाई, धुलाई, पानी, खाद नहीं किया, कटाई छटाई नहीं किया, तो क्या होगा कि वो बड़ा तो होगा, लेकिन आप उससे फल की या छांव की उम्मीद ना करें। तो पहले हम लोगों ने भीम आर्मी तैयार की। भीम आर्मी को खूब मजबूती से हमारे नौजवानों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने अपने खून से सींचा, और भीम आर्मी ने 5 साल में देश में नहीं दुनिया में अपना नाम जो है वो कमाया। और कहते ना कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, सम्मान कमाना पड़ता है। फिर जब हमने देख लिया कि हमारे कार्यकर्ता दिन रात काम तो कर रहे हैं, सड़क पर, चौराहे पे, जेल में लाठियां भी खा रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के भरोसे हमने राजनीति छोड़ी कि वो राजनीतिक काम हमारा करेंगे, हमारे हक अधिकारों की लड़ाई को लड़ेंगे, तो एक समय ऐसा आया कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर CNPR से आंदोलन चला, याद कीजिए उस समय को। समय तो बहुत दुखदायी था, लेकिन इसलिए याद कर रहा हूं कि हमारे लोग भूल जाते हैं, और जो कौम ज्यादा चीजों को भूलती है ना, वो फिर लगातार धोखे खाती है। तो जब वो आंदोलन आया, मेरे आज भी याद है, मैं दिल्ली में था, और जब उस आंदोलन से कोई नहीं जुड़ रहा था, तब सबसे पहले भीम आर्मी उस आंदोलन से जुड़ी। और जब दिल्ली की ऐतिहासिक जमा मस्जिद की ऐतिहासिक सीढ़ियों पर खड़े होकर आंदोलन की शुरुआत कर रहे थे, उस दिन उत्तर प्रदेश के अंदर भी आंदोलन था। 20 तारीख का आंदोलन था, दिसंबर का, और जुमे का दिन था जिस दिन आंदोलन था। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने 20 से ज्यादा कमजोर समाज के नौजवानों के दिलों पे, सीने पे गोलियां चलाई, 20 से ज्यादा। ये लोकतंत्र है, आंदोलन करने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। हमें किसी सरकार का कोई काम पसंद आता है, नहीं पसंद आता है, उनका कोई कानून पसंद आता नहीं आता है, हमें कोर्ट का कोई फैसला पसंद आता नहीं पड़ता, हमारा उस पर टिप्पणी करने का और अपनी बात को रखने का अधिकार है। लेकिन जो वर्तमान में सरकार है, वो आज भी ऐसा कर रही है। वो सरकार ना जनता के हितैषी है, न किसी गरीब के हितैषी, न किसी जाति के हितैषी है, वो सिर्फ जनता पूंजीपतियों के हितैषी है। उसका बड़ा मैं उदाहरण आपको देता हूं। आज संविधान दिवस भी आप सब लोगों को मुबारकबाद। इस संविधान ने हमें अधिकार दे, कमजोर वर्ग के लोगों को सारे अधिकार इस देश में संविधान से मिले। लेकिन आज किसानों ने भी कूच किया था कि हम लोग दिल्ली आ रहे हैं। आपने सुबह से टीवी अगर देखा हो तो वो जो किसान जो अन्न पैदा करता है, जो सभी जाति धर्मों में जो है किसान लोग हैं, जमींदार लोग हैं, वो किसान जिसके बच्चे
सीमा पे, क्योंकि बहुत आप मोस्टली देखना जो खेत में किसान है वो अपने बच्चों को पढ़ाता है, क्योंकि वो खेती करके देख चुका है कि कोई ज्यादा कमाई नहीं है, तो वो बच्चों को पढ़ाता है। उनके बच्चे मोस्टली जो है वो सेना में या पुलिस में है। तो जो किसान इस देश का पेट भरता है, जिसका सम्मान हमें खड़े होकर करना चाहिए, वो किसान जब वहां से चल के आ रहा है पंजाब हरियाणा से, सरकार ने इतनी ठंड में जहां आप जैकेट पहने खड़े हैं, वो ठंडा पानी उन किसानों के ऊपर फेंक रहे हैं, वाटर कैनल लगा के, वो आंसू गैस के गोले फेंक रहे हैं, वो फेंक रहे हैं लाठियां, और अगर उससे भी बस नहीं चल रहा तो बैरिकेडिंग जो उन्होंने की, जिसको किसान हटा रहे हैं, उस पर लोहे के नगुले तार बांध दिए। जब वो किसान उनको हटाएंगे तो उनके हाथ जो है वो कट जाएंगे। जो हाथ हमें अन्न देते हैं, उन हाथों में जख्म दे रही है सरकार। ये इसलिए दे रही है क्योंकि इन्होंने जो कानून पास किए हैं, वो किसानों के लिए जो बिल बनाए 3, वो किसान उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो इनकी करनी और करनी को समझ चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि जो सरकार ये कहती है भारतीय जनता पार्टी की, वो करती नहीं है। करती वो है जो कहती है उसका उल्टा। कैसे? इन्होंने काम काला धन वापस लाएंगे। क्या 1 पैसे काला धन वापस आया था? लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री के कितनी उस प्रदेश जहाँ से बात है, कितने लोग काला धन लेके जा रहे हैं, इंडिया से चले गए। कभी मेहुल चौक से चले जाते हैं, कभी नीरव मोदी चले जाते हैं, कभी ललित मोदी चले जाते हैं, कभी विजय माल्या चले जाते हैं। तो यहाँ का अरबों खरबों रुपए लेके इन्होंने कहा कि काला धन लाएंगे। काला धन नहीं लाए मेरे भाई। ये यहाँ का जो पैसा था आपका और हमारी कमाई का, वो जो टैक्स के रूप में सरकार के पास था, जो लोन देके बैंक से उन्होंने लिया और वो धोखा करके चले गए। आप उनके चेहरे और उनके नाम भी देखना, ना कोई आपको उसमें दलित मिलेगा, ना मुसलमान मिलेगा, ना जाति का व्यक्ति मिलेगा, और अगर मोस्टली मिलेंगे तो वो मोदी ही उससे होंगे सरनेम से। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। आज किसानों की बात समझ में आई, कुछ दिन पहले CNP आरएनआरसी का आंदोलन चला तो मुसलमानों की बात समझ में आई थी कि ये कहते हैं कि हम सबको नागरिकता देंगे, लेकिन नागरिकता देंगे नहीं, वोट का अधिकार जो आपको है उसको छीनना है किस तरह से। क्योंकि आप जब वोट देते हैं उनके खिलाफ तो इनको समझ नहीं आ रहा क्या करे। ये सांप्रदायिकता भड़काते हैं, ये दंगे कराते हैं, फिर भी आप इकट्ठे हो रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। क्योंकि आज का जो व्यक्ति है वो समझ चुका है कि अगर जब तक इस देश में दलित, पिछड़े और मुसलमान इकट्ठे नहीं होंगे तब तक सत्ता में उनकी भागीदारी नहीं हो सकती है। और जिस समाज की सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, वो चाहे कितने धरने कर ले, कितने प्रदर्शन कर ले, कितने नारेबाजी कर ले, किसी पार्टी का झंडा उठा ले, उनका भला नहीं हो सकता है। नौजवान रोजगार में कहा था कि मैं 2-3 बातें कॉमन बता रहा हूँ, याद रखना मेरी बात को। मोदी जी ने कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और यहाँ 90% लोग जो है नौजवान है, एक रोजगार नहीं दिया इन्होंने। हाँ, सरकारी डिपार्टमेंट जो है उनको प्राइवेट कर रहे हैं। जो प्राइवेट कंपनियां थी कोरोना काल में उनको तमाम लोगों को बंद कर दिया। जो अपना छोटा मोटा रोजगार कर रहे थे उनको इन्होंने बंद करवा दिया। ये GST लागू करके तो इन्होंने रोजगार दिया नहीं, रोजगार छीन लिया। तो ये जो सरकार जो कहती है कि हम भारत को मजबूत भारत बनाएंगे, यहाँ तमाम लोग आराम से रह सकते हैं, या कोई नहीं आराम से रहता, ये सबका जीना आराम कर देंगे। इसलिए इस सरकार से जो उत्तर प्रदेश में और केंद्र में, जब केंद्र का नंबर आएगा तो केंद्र वालों से निपटेंगे इस बार। लेकिन आप ये भी देखिए कि अभी 2017 का चुनाव हुआ था। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरी बात गलत लगे तो मुझे टोकेगा। कौन सी ऐसी पार्टी थी जो रोक पर? पूरी जिम्मेदारी से बताओ, है कोई पार्टी? जो लोग आज ये कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आजादी की पार्टी आगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं पूछ रहा हूँ 2012 में जब इन्होंने आपको हराया तब यही थे और आप यही थे। जब 14 में आपको हरा के सरकार में आए तब आप यही थे, ये भी यही थे। जब 2017 में आपको हराया तब ये भी यही थे और आप भी यही थे। जब 2019 में इन्होंने आपको हराया तब ये भी यही थे और आप भी यही थे। और अगर हार आप रहे हैं तो दूसरों के सर पे ठीकरा फोड़ना कल अब बंद किया जाए। अब आजाद समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता कम नेता जो हमारा है वो इनके आगे घुटने टेकने वाला नहीं। ये सरकार को अच्छी तरह पता है। इनको ये पता है कि आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता डंडा भी खा लेगा, लाठी भी खा लेगा, जेल भी चला जाएगा, गोली भी खा लेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से पहले खत्म करने के लिए दिन रात मोटरसाइकिलों पे, साइकिल में, धूप में, बारिश में, बरसात में पैदल घूमता रहेगा, लेकिन इनको आगे नहीं बढ़ने देगा। ये बात इसलिए जानते हैं, इसलिए ये अपनी ताकत का दुरुपयोग करके हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगा रहे हैं।
लेकिन फिर इनकी समझ में नहीं आता कि जो लोग जेल से नहीं डरते, रासुका से नहीं डरते, फांसी से नहीं डरते, वो इन तुम्हारे झूठे मुकदमों से डरेंगे क्या? बताइए कैसे बात करते हैं? मुकदमे हम तो यही रहते हैं प्रदेश में। ये तो भाग भी सकते हैं, हम तो भाग भी नहीं सकते, क्योंकि हमने तो अपने समाज की जिम्मेदारी उठाई है इस देश के बहुजन समाज की, कि इनकी सुरक्षा भी करेंगे, इनको अधिकार भी देंगे, इनको सत्ता में बिठाएंगे। मगर यहाँ आपके बीच में आपको पता भी नहीं, प्रशासन के लोग भी होंगे, मैं उनसे भी कह देना चाहता हूँ कि ये आपकी रखवाली नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके दिखावे में, इनके जो इन्फ्लुएंस में आके आप हमारे कार्यकर्ताओं को सताना बंद करें, क्योंकि सत्ता आते जाती रहती है। कल ये जिनको आप सता रहे हैं, ये सत्ता में जाएंगे, समझ रहे ना? सत्ता में अगर ये आ जाएंगे तो नौकरी आपको यही करनी है, भाग थोड़ा जाओगे। यहाँ से कहाँ भागोगे? मोदी तो कहते हैं हम झोला उठा के चल देंगे, आप किसका झोला उठाओगे? नौकरी तो यही करनी है। तो मैंने इसलिए राजनीतिक दल बना दिया आप लोगों के लिए कि नौजवान हम राजनीति करेंगे। जो नौजवान अपने घर का खर्चा उठाता है, जो नौजवान इस देश की सीमा पे लड़ता है, आपने देखा 50 साल के व्यक्ति को भी सीमा पे भर्ती कराते हैं क्या मिलिट्री में? नहीं कराते ना। सीमा बनाई है ना उसकी एक एज की 18 से 22, 24, 25 तक कर लेंगे, तो जो नौजवान देश की सेवा कर सकता है, समय आने पे जो देश के अंदर गद्दार जो देश को कमजोर कर रहे हैं उनको भी सबक सिखा सकता है। इसलिए मैंने नौजवानों का राजनीतिक दल बनाया और पुराने लोगों के आशीर्वाद से, नौजवानों की हिम्मत से, उन नौजवानों के जिनके अंदर छल नहीं है, जो लाशों में राजनीति नहीं करते, जो मुद्दों में राजनीति करते हैं, जो चाहते हैं इस देश में हमारा देश मजबूत बने, उन नौजवानों को कैटर देकर आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी। बस मैं कहना चाहता हूं आपसे कि मेरा नारा लगाने से पार्टी काम आगे नहीं बढ़ेगा, ना मेरे साथ फोटो खिंचवाने से बढ़ेगा, ना आपके माला डालने से बढ़ेगा। बढ़ेगा तो आपको घर से निकल के दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, और जो समाज अपनी ताकत को नहीं समझ रहा है, उस समाज को आपको समझाना पड़ेगा, वरना भाई फिर ये लोग छल कपट करके सत्ता में आ जाएंगे। हमारे लोग फिर 5 साल जो है उनका वही हाल होगा जो 20 दिसंबर को हुआ था। मैं ये नहीं चाहता कि 20 दिसंबर जो इतिहास में यहाँ हो चुका है पहले, वो दोबारा दोहरा जाए, इसलिए आपको कमर कसनी पड़ेगी। मेरा बहुत बड़ा अनुभव हुआ अभी, समझ रहे कैसा अनुभव, कि जनता को वोट की वैल्यू नहीं पता है। मैं बात सवाल आपके आगे छोड़ रहा हूं, जिन्हें आप बिना मांगे वोट दे रहे हैं ना, मैं तो आपसे मांग रहा हूं कि आपको हमारी पार्टी को वोट करना है, लेकिन जो आपसे बिना मांगे वोट ले रहे हैं वो चुनाव के बाद आपको पता क्या कहेंगे कि मैंने तुझसे कहा था क्या, तू ही तो अपनी पार्टी मांग के वोट दे रहा है। जो तुमसे मांग रहा है अगर तुम उसे नहीं दोगे, जो जिसे तुम बिना मांगे दोगे, तो कल वो तुमसे पता क्या कहेगा, जैसे दिल्ली में कहा गया कि मैंने तुमसे मांगे थे क्या, मैंने तुम्हारा नाम भी नहीं लिया, तुम अपने आप वोट दे रहे हो मुझे, और जब अपने आप वोट दे रहे हो तो मुझसे क्यों उम्मीद कर रहे हो मैं तुम्हारे काम करूंगा? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो छले जाने से बढ़िया ये है कि जो आपकी लड़ाई को ईमानदार से लड़ रहा है उसके साथ खड़े होकर उसे हिम्मत दे दो। तो मैं गारंटी देता हूं कि यहाँ जो नौजवान खड़े हैं, ये जो हमारे नेता यहाँ खड़े हैं, इनमें छल कपट नहीं, ये आपकी लड़ाई को यहाँ से लेकर दिल्ली तक लड़ेंगे और कभी आपको निराश नहीं करेंगे। ये आने वाले कल के नेता है, और उत्तर प्रदेश में नहीं, देश का निजाम बदलेगा जब आप कहते हैं आजाद समाज पार्टी का राज चलेगा और सारा बहुजन तो आने वाले कल में यहाँ एक ही देखो विचारधारा की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई। आप ये देखो कि आज सबको जो है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बात करती है सबको पसंद आ जाती है। कौन सी पार्टी जिसे पसंद नहीं आती आप चेक करके देख लो। अगर कोई है उनका, अभी उन्होंने परसों छपवा दिया अखबार में, पढ़ा आपने कि भाई इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बहुत बहुत बधाई। जो लोग नया इंटरनेट देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, सब लोगों को पता है। एक पार्टी ने सवाल नहीं करा गया, मैंने पूछा भाई ये देश तो बहुधर्मीय देश है, यहाँ हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, बौद्धिस्ट भी रहता है, पारसी भी रहता है, जैन भी रहता है, दलित भी रहता है, सब लोग रहते हैं, तो आप इसे एक धर्म का देश कैसे बना सकते हैं बताइए। और अगर आप ये कर रहे हैं तो ये तो राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है, जिसने किया उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? अगर ये करने वाला, अगर ये किसी दलित ने या मुसलमान ने किसी ने लिखवा दिया होता ना, तो उसके घर के बर्तन भी उठवा लेती सरकार। अभी समझ रहे हैं आप? तो सरकार जो नहीं कहती उसके कहते सबका साथ सबका विकास, उनका जो छठम एजेंडा है उस पर याद रखो कि वो देश में धार्मिकता को राष्ट्रवाद को मुद्दा बना के, धर्म को राष्ट्रवाद को मुद्दा बना के और बार बार हमें बांटने का काम करते। इस बार हमें बचना नहीं।
लेकिन ये लड़ाई तभी आगे बढ़ेगी जब आप ये लड़ाई को समझेंगे। लड़ाई हमारी सबकी लड़ाई है, अकेले चंद्रशेखर की या हिमांशु जी की, अबरार जी की, या और कोई हमारे नेता है बैठे गुलजार साहब और इन तमाम जो लोग बैठे हैं, अब्बास साहब, ये मुस्तफा साहब, इनकी लड़ाई नहीं, इद्रीस साहब की। ये किसकी लड़ाई है? किसकी लड़ाई है? ये हम सबकी लड़ाई है। हम सब ही लड़ सकते हैं। मैं का मतलब समझते हैं क्या होता है? अहंकार जिसमें मैं आती है वो क्या होता है? वो खत्म हो जाता है, विनाश हो जाता है उसका। अब इस सरकार में अहंकार आ गया, ये कह रहे हैं हमसे बड़ा कोई खुदा नहीं है, हम इस देश के खुदा है। तो विश्वास कीजिए इनका अहंकार भी टूट जाएगा, लेकिन टूटेगा कब? जब आप अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और आप ये सोचेंगे कि भाई हम तो अपना काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं तो तैयार हूँ, औरों का मेरे पे ठेका थोड़ा है। तो यार ये तो देखो जिनसे लड़ रहे हो उनकी कितनी तैयारी है। उनका तो एक वोट बैंक ऐसा जो बिल्कुल ठोस है, हिलेगा भी नहीं तुमसे। लेकिन तुम क्या तैयार कर रहे हो? अगर तुम 85% बहुजन समाज को तैयार नहीं कर पाए तो ये दिन दूर नहीं। आपको याद रखना कि कल सत्ता में बैठेंगे, फिर 5 साल आपको जो है ना रोजगार मिलेगा, ना अच्छी शिक्षा मिलेगी, ना अच्छा मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, ना आपके साथ न्याय होगा। और ये जो तमाम चीजें जो इनके एजेंडे में, ये आपको झेलनी पड़ेगी। आप चाहते हैं इस देश में ना